हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में एग्रीकल्चर के बारे में ज़्यादा जानने वाले हैं। तो एग्रीकल्चर जैसे नाम रिलेट होता है तो हमारे दिमाग में आता है फार्मिंग, फार्मर्स। ठीक है। तो हम देखेंगे टाइप ऑफ फार्मिंग। तो टाइप ऑफ फार्मिंग को जो है हमने ब्रॉडली दो इसमें कैटेगराइज किया है। एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? जब फार्मर जो है फार्मिंग करके इतना ही आउटपुट ले पाता है कि वो अपने परिवार का जो है पेट पाल सके, तो उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। कमर्शियल फार्मिंग, जब फार्मर जो है मार्केट के लिए प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ज़्यादा जो है क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है, तब उसको कहते हैं हम कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के और दो टाइप हैं, एक है प्रीमिटिव और दूसरा है इंटेंसिव। इसके बारे में हम आगे में ज़्यादा जानेंगे। कमर्शियल फार्मिंग में है तीन टाइप। एक है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है, जहाँ पे हम ग्रेन की फार्मिंग करते हैं। दूसरा है मिक्स फार्मिंग, जहाँ पे हम क्रॉप भी उगाते हैं और लाइफ स्टॉक भी रखते हैं। ठीक है, क्रॉप उगाने के साथ साथ जो है जानवर भी पालन होता है, उसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं। तीसरा है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन के बारे में हम आगे में ज़्यादा जानेंगे। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को जो है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। तो ये जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होता है वहाँ पे जो है ट्राइबल लोग अक्सर जो है ये टाइप की फार्मिंग का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ट्राइबल लोग क्या करते हैं, वहाँ का जो है फॉरेस्ट का थोड़ा सा जो लैंड उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, वहाँ के पेड़ वगैरह पूरे काट देते हैं, फिर बाद में उसको जला देते हैं। जलाने के बाद में जो ऐश रिमेन रहता है, तो जो है उसमें पोटेशियम कंटेंट रहता है, तो उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। उसके बाद में वहाँ पे जो है वो जो है फार्मिंग करते हैं कुछ दिनों तक, जब तक के सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। जब वहाँ पे सॉइल जो है इनफर्टाइल हो जाती है, तो वहाँ पे वो ज़मीन को छोड़ के चले जाते हैं फार्मर, और जो दूसरी जगह पे सेम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, वहाँ के जो है फॉरेस्ट को काटते हैं, और वहाँ पे, और अगर वहाँ पे भी जो फर्टिलिटी चलेगी तो फिर दूसरी जगह पे, तो इस तरीके से होता है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है, तो वहाँ पे कोई मॉडर्न टूल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, और सादा जो है प्लग भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो प्लगिंग के लिए भी जो है वो फावड़े वगैरह की जो है मदद से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बेसिक जो है टूल्स इस्तेमाल करते हैं, और एंटायरली जो है पूरा मानसून के ऊपर और सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन की जो है उसका ज़्यादा प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, तो उन लोगों को पता भी नहीं रहता है इरिगेशन के बारे में। ठीक है, तो नेचुरली मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। ये टाइप की फार्मिंग इंडिया में भी अभी भी कुछ पॉकेट्स में जो है होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट की में कुछ जगह पे होती है, सेंट्रल एशिया में कुछ फॉरेस्ट जगह पे ये जो है फार्मिंग प्रैक्टिस इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे जो है कोई फर्टिलाइज़र का भी यूज़ नहीं किया जाता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। और यहाँ की प्रोडक्टिविटी लो होती है, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्रोडक्टिविटी लो होती है। इसको जो है इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आसाम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड में इसको जूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। मणिपुर में इसको पैमू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार में इसको दीपा कहा जाता है। और वर्ल्ड के दूसरे अलग अलग पार्ट में इसको अलग अलग नाम है। जैसे मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा नाम है, वेनेजुला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मसूली। ठीक है, तो ये हो गया है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। अब हम देखेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है ऐसे जगह पे की जाती है जहाँ पे एरिया कम है और पॉपुलेशन का जो है बर्डन ज़्यादा है। ठीक है, तो हाई पॉपुलेशन एरिया में, तो इसको अगर अपन देखते हैं हाई पॉपुलेशन एरिया, तो साउथ एशिया जो है ये हाई पॉपुलेशन एरिया है। ठीक है, इंडिया में भी बहुत पॉपुलेशन है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, बहुत पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस की जाती है। ये लेबर इंटेंसिव है। यहाँ पे अक्सर जो है फार्मर उसकी फैमिली फार्मिंग में जाती है वहाँ पे और खेत में काम करती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो है छोटे से लैंड से बहुत ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। यहाँ पे इरिगेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है, और हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे जैसा हमारे इंडिया में राइट टू इनहेरिटेंस है, जैसे पिता की जो प्रॉपर्टी रहेगी तो फिर बाद में अगर दो बेटे हैं तो पिता के तो दो बेटों में बटेंगे। इस तरीके से जो है अभी इंडिया में और साउथ एशिया में जो है लैंड होल्डिंग कम कम होते गई है। तो इसकी वजह से जो है अब
लैंड होल्डिंग भी अनइकोनॉमिकल हो गई है फार्मिंग करने के लिए। फिर भी इन जो है फार्मर के पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपना जो है कमाई के ज़रिए के लिए, इसलिए अभी भी ये लोग फार्मिंग में ही जो है फार्मिंग कर रहे हैं और इसी जो है स्मॉल लैंड से अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया है सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। अब हम देखें कमर्शियल फार्मिंग के लिए, तो जैसा नाम सजेस्ट करता है कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, मार्केट के लिए उगाया जा रहा है, तो ये बड़े बड़े जो है फार्म में उगाया जाता है। तो एवरेज जो साइज़ है, तो यहाँ का एवरेज साइज़ होता है 500 हेक्टर्स, एकड़ नहीं, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.5 एकर्स, ठीक है। तो 500 हेक्टर में यहाँ पे मॉडर्न मशीन्स, टेक्नोलॉजी वगैरह पूरा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाई यील्ड वेराइटी के सीड इस्तेमाल किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सोइंग के लिए, प्लगिंग के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पे मशीन इस्तेमाल की जाती है। और जब फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड भी मारते हैं तो हेलीकॉप्टर से या एरोप्लेन से जो है फर्टिलाइज़र मारते हैं। सोचिए इतने बड़े जो है फार्म साइज़ में पॉसिबल नहीं अगर मैनुअली मारे तो पेस्टिसाइड। तो जो डिफरेंट क्रॉप है तो डिफरेंट रीजन में, कुछ जैसा राइस है तो ये पंजाब में जो है कमर्शियल फार्मिंग की जाती है, लेकिन उड़ीसा में जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। और कमर्शियल फार्मिंग में मोनोक्रॉपिंग की जाती है, ठीक है, एक ही जो क्रॉप को जो है बड़े से एरिया में लगाया जाता है। जैसे अमेरिका में वीट जो है बहुत बड़े बड़े एरिया में जो है उगाया जाता है। प्लांटेशन, तो प्लांटेशन जैसा हमने देखा था टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग का, तो यहाँ पे भी जो है प्लांटेशन में एक ही क्रॉप जो है बड़े से एरिया में लगाया जाता है। और प्लांटेशन जो है तो ज़्यादातर हिली रीजन में ऐसी जगह पे होता है, तो यहाँ पे जो है मशीन उतनी इस्तेमाल नहीं की जा सकती है हिली रीजन वगैरह में। तो यहाँ पे ये जो काम है लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा लेबर लगते हैं, और कैपिटल इंटेंसिव भी है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। और इसका जो आउटपुट निकलता है प्लांटेशन का, तो ये इंडस्ट्री के लिए है, रॉ मटेरियल बनता है। तो प्लांटेशन में क्या क्या आता है, टी, कॉफ़ी, रबर और कोकोनट और ऐसे दूसरे चीज़ें आते हैं। टी आसाम में और नॉर्थ बंगाल में जो है उगाई जाती है, नॉर्थ बंगाल में दार्जिलिंग में और जलपाईगुड़ी में। कॉफ़ी कॉफ़ी कर्नाटक में उगाई जाती है, रबर केरला में, ठीक है, केरला रबर के लिए बहुत फेमस है। तो प्लांटेशन को जो है आगे बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ की अगर कमी रहेंगी, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रास्ते बराबर नहीं रहेंगे, सड़कें बराबर नहीं रहेंगे, या कम्युनिकेशन सिस्टम बराबर नहीं रहेगा, तो ये प्लांटेशन का जो है उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएंगी। क्रॉपिंग पैटर्न, तो अगर हम सीज़न के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, तो तीन सीज़न के हिसाब से जो है हम क्रॉपिंग करते हैं। एक खरीफ जो मानसून में की जाती है, एक रबी जो विंटर में की जाती है, और एक है ज़ैद जो समर में की जाती है। तो अभी हम खरीफ के बारे में जो है जानकारी लेते हैं। खरीफ जो है तो उसको सोन कब किया जाता है, जब मानसून आता है तब इसकी सोइंग होती है। हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर के महीने में होती है। कौन कौन से जो है क्रॉप्स खरीफ सीज़न में जो है उगाए जाते हैं, पैडी यानी राइस, मेस यानी मक्का, जवार, बाजरा, तूर, ठीक है, तूर को अरहर भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ठीक है। तो ये जो है क्रॉप्स को खरीफ सीज़न में उगाया जाता है। तो हमारे इंडिया में कुछ रीजन है जो पर्टिकुलरली राइस उगाने के लिए जाने जाते हैं, जैसे आसाम है, वेस्ट बंगाल है। आसाम और वेस्ट बंगाल का जो है स्टेपल फूड राइस है। कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार। यूपी बिहार में से जो है गंगा नदी बहती है, तो इसके जो है इसलिए यहाँ पे जो है पानी अवेलेबल अच्छा रहता है, और राइस के कल्टीवेशन के लिए पानी ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इस कारण से जो है यूपी और बिहार में राइस आसानी से उगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में कोकन कोस्टल एरिया है, यहाँ पे भी जो है राइस उगाया जाता है। और ईस्टर्न महाराष्ट्र, ठीक है, ईस्टर्न विदर्भ, तो ईस्टर्न महाराष्ट्र और ईस्टर्न महाराष्ट्र में भी ईस्टर्न विदर्भ, तो यहाँ पे भी जैसे मूल है, भंडारा है, तो कुछ रीजन में यहाँ पे जो है राइस का कल्टीवेशन होता है। और अभी इरिगेशन की मदद से जो एरिया में जो है ज़्यादा बारिश भी नहीं होती है, ठीक है, वहाँ पे भी जो है राइस उगाया जा सकता है। जैसे पंजाब हरियाणा में जो है उतनी अच्छी बारिश नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे जो है इतना जो बूम हुआ है, तो
जो है कैनल सिस्टम की वजह से, इरिगेशन मेथड की वजह से और ट्यूबवेल की वजह से जो है वहाँ पे भी राइस जो है उगाई जा सकती है। आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में जो है एक साल में 3 बार जो है राइस की जो है उगाया जाता है। ठीक है, तो एक साल में 3 क्रॉप्स लिए जाते हैं राइस के। तो इसको जो है वहाँ के लोकल लैंग्वेज में औस, अमन, बोरो कहते हैं। रबी, तो रबी यानी जो विंटर में उगाया जाता है, तो इसका सोइंग पीरियड रहता है अक्टूबर से दिसंबर में सोइंग करते हैं, और हार्वेस्ट जो करते हैं वो अप्रैल से लेके जून के महीने में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये जो है ये क्रॉप जो है रबी सीजन में उगाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से जो है कुछ बारिश होती है, तो ये बारिश की वजह से जो होती है तो ये रबी के लिए जो है बहुत यूज़फुल है, रबी क्रॉप्स उगाने के लिए। तो इसकी वजह से वहाँ पे क्रॉप अच्छे होते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से भी जो है रबी का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, आप लोग जो है ये लेक्चर देखने के बाद में गूगल कर लीजिएगा। जैद, जो क्रॉप समर में ले जाते हैं उसे जैद कहते हैं। तो जैद जो है तो ये एक शॉर्ट सीजन रहता है बिटवीन रबी और खरीफ। इस सीज़न में वाटर मिलॉन, मस्क मिलॉन, कुकुम्बर, वेजिटेबल और फॉडर के लिए जो है गाय के चारे के लिए प्लांट्स उगाए जाते हैं। मेजर क्रॉप, तो हम जब मेजर क्रॉप देखते हैं तो इसको जो है मेनली क्लासीफाई करेंगे एक फूड क्रॉप में, एक नॉन फूड क्रॉप में। ठीक है, और फूड क्रॉप में फिर हम उसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे ग्रेन क्रॉप में और अदर दैन ग्रेन में। ठीक है, तो क्रॉप उगाने के लिए जो है कुछ कंडीशन बहुत ज़रूरी है, जैसे सॉइल अच्छी होना चाहिए, क्लाइमेट अच्छे होना चाहिए, और कल्टीवेशन कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं क्या मॉडर्न मेथड यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम राइस के बारे में देखते हैं। राइस, तो इंडिया में जो है मेजॉरिटी ऑफ लोगों का राइस जो है स्टेपल फूड है। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है राइस खाते हैं। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है आफ्टर चाइना। राइस के लिए जो है टेम्परेचर हाई चाहिए, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और ह्यूमिडिटी भी हाई चाहिए, और एनुअल जो है रेनफॉल उस एरिया में 100 सेंटीमीटर के ऊपर में होना चाहिए। जहाँ पे अगर 100 सेंटीमीटर से कम अगर बारिश होती है तो वहाँ पे इरिगेशन का मेथड का यूज़ करके जो है राइस उगाया जा सकता है। राइस जो है नॉर्थन प्लेन में, जैसे मैंने आपको यूपी बिहार का बताया था, तो वहाँ पे उगाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उगाया जाता है, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। कोस्टल एरिया में और डेल्टाइक रीजन में, डेल्टाइक रीजन जहाँ पे बहुत सारे नदी मिलती है, ठीक है, समंदर के पहले में, तो डेल्टा रीजन फॉर्म होता है, वहाँ पे भी उगाया जाता है। डेवलपमेंट और कैनल और ट्यूबवेल के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के बारे में, तो इसलिए वहाँ पे राइस कल्टीवेशन पॉसिबल है। अब हम देखते हैं वीट के बारे में। तो वीट जो है तो सेकंड इम्पॉर्टेंट सीरियल है इंडिया में। नॉर्थन पार्ट में तो बहुत लोग जो है वीट खाते हैं। ठीक है, गेहूँ नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में बहुत ज़्यादा चलता है। तो जो है गेहूँ उगाने के लिए कूल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और ब्राइट सनलाइट चाहिए जब ये उगता है तब, और रेनफॉल 50 टू 75 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए एनुअली। दो इंपॉर्टेंट जो है वीट ग्रोइंग रीजन है इंडिया में, एक गंगा सतलज प्लेन में जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आता है, और एक जहाँ पे काली सॉइल है डेक्कन में। तो डेक्कन जो है महाराष्ट्र में आता है, डेक्कन प्लेट्यू, और कुछ कर्नाटक का पार्ट भी। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, बिहार और पार्ट ऑफ एमपी। महाराष्ट्र में ज़्यादा जो वीट आता है, गेहूँ आता है, तो एमपी से आता है। मिलेट्स के बारे में बात करते हैं। मिलेट्स जो है इनको अगर उतना जो है अच्छा भी अगर क्लाइमेट नहीं मिलता है, सॉइल भी नहीं मिलती है, तो ये आसानी से जो है उग जाते हैं। तो इसमें आता है जवार, बाजरा, रागी। आप लोग जो है सब जवार से तो बहुत ज़्यादा जो है फैमिलियर होंगे, लेकिन बाजरा और रागी से उतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं होंगे। अगर आप जो है पुणे साइड जाते हो तो वहाँ पे बाजरा जो है बहुत चलन में है, वहाँ पे बाजरे की चपाती बहुत खाते हैं। और इसको जो है, और गुजरात में रागी बहुत फेमस है, इसको कोर्स ग्रेन कहा जाता है, और इसकी जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई रहती है। जवार जो है थर्ड इम्पॉर्टेंट जो है फूड क्रॉप है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया और प्रोडक्शन भी। जवार एक रेन फिट क्रॉप है, ठीक है, इसको इरिगेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। कम बारिश में भी जो है जवार जो है
आसानी से उग जाता है। तो जवार का जो प्रोडक्शन जो है मेजर जवार प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एमपी, कर्नाटक। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन में जहाँ पे जो है रेन शेडो एरिया है वहाँ पे जवार जो है ज़्यादा उगाया जाता है। अब देखते हैं बाजरा के बारे में। तो बाजरा जो है सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल में भी जो है उग जाता है, यानी उसको सॉइल के लिए उसको इतनी अच्छी जो है सॉइल कंडीशन नहीं चाहिए। बाजरा जो है मोस्टली उगता है राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और हरियाणा में। रागी के बारे में देखते हैं। तो रागी जो है ड्राई रीजन का जो है क्रॉप है, जहाँ पे अगर ड्राई रीजन भी रहा वहाँ पे उग जाएगा। तो रागी उगाने के लिए अगर रेड सॉइल है, ब्लैक है, सैंडी है, लूमी है या शैलो ब्लैक है, यानी ये सब क्वालिटी जो है अगर उतनी अच्छी सॉइल नहीं है फिर भी रागी उग जाएगा। तो रागी कर्नाटक में उगता है, तमिलनाडु में उगता है, हिमाचल प्रदेश में उगता है, यूके, तो यूके यहाँ पे यानी उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड में उगता है, सिक्किम में उगता है, झारखंड में उगता है और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। मेस, मेस यानी मक्का। तो पंजाब में तो आपने सुना होगा मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, ठीक है। तो मक्के दी रोटी तो ये इंसान खाते हैं और मेज़ जो है तो ये जानवरों को भी खिलाने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए मेज़ जो है फूड और फॉडर दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मेज़ एक खरीफ क्रॉप है, खरीफ यानी ये मानसून में उगाया जाता है। मेज़ को जो है टेम्परेचर 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए और इसको जो है फेवरेबल सॉइल, ओल्ड एल्यूवल सॉइल है मेज़ उगाने के लिए। बिहार में मेज़ जो है रबी सीज़न में उगाया जाता है। हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड इस्तेमाल करके, फर्टिलाइज़र और इरिगेशन इस्तेमाल करके हम जो है मेज़ का अब ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। मेजर मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एमपी। यहाँ पे टीएस यानी तेलंगाना स्टेट यानी तेलंगाना। पल्सेस, अब दालों के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया जो है सबसे ज़्यादा जो है पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। तो इंडिया में ज़्यादा जो है वेजिटेरियन लोग हैं, तो वेजिटेरियन लोग जो है अपनी प्रोटीन की नीड को पल्सेस खा के पूरा करते हैं। पल्सेस में आते हैं तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम्स। पल्सेस को जो है लेस मॉइस्चर की ज़रूरत है जब उसको उगाते हैं और ड्राई कंडीशन में भी जो है पल्सेस सर्वाइव कर जाती है। पल्सेस जो है वो एक लेग्यूमिनस क्रॉप है, तो ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके। इसीलिए जो है जो जहाँ पे मोनोक्रॉपिंग करते हैं, एक ही जो क्रॉप को बार बार उगाया जाता है, तो वहाँ पे कहते हैं कि एक क्रॉप लेने के बाद में, जैसा अगर आप राइस ले रहे हो, ठीक है, राइस के बाद में आप पल्सेस ले लो कोई, या आप गेहूँ ले रहे हो तो गेहूँ के बाद में पल्सेस ले लो, फिर गेहूँ उगा दो, ठीक है। तो इससे जो है वहाँ के सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेंगी, मेंटेन रहेंगी। तो फूड क्रॉप अदर दैन ग्रेन्स के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुगर केन के बारे में बात करते हैं। तो शुगर केन जो है इसको फेवरेबल कंडीशन है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। शुगर केन को जो है पानी बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए जो है महाराष्ट्र में, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में उगाया जाता है जहाँ पे जो है वहाँ पे डैम्स है, कैनल सिस्टम है। और अभी तो जो है मराठवाड़ा में भी उगाया जा रहा है, मराठवाड़ा में भी उगाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, ठीक है। शुगर केन को हॉट एंड ह्यूमिड जो है क्लाइमेट जो है डिज़ायर है। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच चाहिए। रेनफॉल जो है इस एरिया में 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। और जहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रही है तो वहाँ पे ऑब्वियसली इरिगेशन का यूज़ करके कर सकते हैं। शुगर केन की सोइंग और हार्वेस्टिंग के लिए जो है लेबर इंटेंसिव काम है, ये बहुत ज़्यादा लेबर लगते हैं। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है आफ्टर ब्राज़ील। शुगर केन से शुगर बनता है, जैगरी बनती है, खंडसरी बनती है, मोलेसेस बनता है। मोलेसेस जो है मार्केट में ऐसे भी अवेलेबल होता है और शुगर जो है बनती है उसका जो है बाय प्रोडक्ट मोलेस बनता है। तो मोलेस जो है तो ये शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा। यूपी जो है ज़्यादा जो है क्वांटिटी में शुगर केन उगाता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का शुगर केन महाराष्ट्र का रहता है। महाराष्ट्र के शुगर केन में जो है जूस ज़्यादा रहता है। ऑयल सीड के बारे में बात करते हैं। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड है आफ्टर चाइना। इंडिया अपने
12% ऑफ टोटल क्रॉपिंग एरिया में ऑयल सीड उगाता है। इंडिया में हम जो है ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लीन सीड और सनफ्लावर जो है इससे ऑयल निकालते हैं। तो ग्राउंड नट जो है दे डोमिनेटिंग है, ग्राउंड नट का ऑयल डोमिनेट करता है। ओके, ज़्यादा ग्राउंड नट का ऑयल इंडिया में यूज़ होता है। कॉटन सीड, कॉटन जो है उसके अंदर बीज रहता है, जब जिनिंग प्रोसेस करते हैं तब उसके बीज निकाल लेते हैं, यानी सीड निकाल लेते हैं, और इस सीड से फिर जो है ऑयल निकालते हैं। कई बार ग्राउंड नट में अडल्ट्रेशन करने के लिए कॉटन सीड से जो निकला हुआ ऑयल है वो यूज़ किया जाता है। ऑयल को सोप में, कॉस्मेटिक में और ऑइंटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। ग्राउंड नट एक खरीफ क्रॉप है जिसको रेनी सीजन में उगाया जाता है। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट है। लीन सीड और मस्टर्ड रबी क्रॉप है, यानी विंटर में उगाया जाता है। सीसम जो है खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, नॉर्थ इंडिया में, और रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। टी के बारे में बात करेंगे। टी भी जो है प्लांटेशन में आता है। तो टी को जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में। ट्री का जो फेवरेबल क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। टी उगाने के लिए जो है डीप, फर्टाइल और वेल ड्रेन सॉइल लगती है। रिच इन ह्यूमस होना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर उसमें होना चाहिए। टी उगाने के लिए वार्म और मॉइस्ट फ्रोज फ्री क्लाइमेट चाहिए। और जैसे जो है ये जो है पहाड़ पे या जो है टेकड़ी पे उगाया जाता है टी, तो इसलिए जो है यहाँ पे मशीनें ऑपरेट नहीं की जा सकती, इसलिए लेबर इंटेंसिव काम है। आसाम में, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु और केरला में टी प्लांटेशन होता है। कॉफ़ी, इंडिया जो है वर्ल्ड का 3.2% कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, और इंडिया की कॉफ़ी जो है पूरे दुनिया में अपने क्वालिटी के लिए मानी जाती है। अरेबिका जो है कॉफ़ी की वेराइटी, तो ये सबसे पहले आई थी यमन से इंडिया में। ठीक है, इंडिया में कर्नाटक में, केरला में और तमिलनाडु में कॉफ़ी उगाई जाती है। हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर की जब बात करते हैं, हॉर्टिकल्चर में आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल। तो इंडिया जो है ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स दोनों भी उगाता है। मैंगो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, यूपी में और वेस्ट बंगाल में उगाए जाते हैं। महाराष्ट्र का हापुस में जो है आम या अल्फेंसो मैंगो, तो ये एक्सपोर्ट भी होता है, बहुत फेमस है। आंध्र प्रदेश का बैगनपल्ली आम, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। ऑरेंज, आप सब जो है जानते हो, नागपुर के जो है ऑरेंज बहुत फेमस है। चेरापूंजी मेघालय, यहाँ पे भी जो है ऑरेंज उगाए जाते हैं। बनाना, तो बनाना केरला में, मिज़ोरम में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में उगाए जाते हैं। महाराष्ट्र में जलगांव है जहाँ पे जो है बनाना उगाए जाते हैं। लीचीज एंड गावा, तो ये यूपी और बिहार में ज़्यादा उगाए जाते हैं। पाइनएप्पल मेघालय का जो क्वीन पाइनएप्पल है, तो इसको जीआई टैग भी मिला है। ग्रेप्स महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, तो ग्रेप्स से याद आया कि नासिक में जो है वहाँ ग्रेप्स को जो है उसको प्रोसेस करके उससे वाइन बनती है। इंडिया जो है दुनिया का 13% वेजिटेबल जो है उगाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर का एक पार्ट हम कंप्लीट करते हैं, आगे का हम जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।